नमस्ते छात्रों। आज हम पढ़ेंगे दूसरे इकाई का दूसरा पाठ लघु कथाएं। इसके पहले दो कविताएं हैं, पहला है कृष्य गान और दूसरी वर्षा ही झलक। तो उन दोनों कविताओं के पहले मैं शब्दार्थ लिखवाऊंगी और उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, दोनों कविताएं जरा सी शब्दार्थ लिखे बिना समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बिना सोचना किए हम अगला पाठ पढ़ रहे हैं। तो कविताओं के लिए आपको तैयारी करनी क्या है कि सबसे पहले कृषक गान जो है उसके कठिन शब्दों को लिखना है, उसके शब्दार्थ मैं आपको दूंगी, शब्दों के अर्थ लिखना है, कविता लिखनी है और उसके बाद में कविता के अर्थ। तो आपका होमवर्क ये है कि पहली जो कृषक गान कविता है उस कविता को लिखो, उसमें से जो कठिन शब्द हैं वो लिखो, उसमें से कवि परिचय यहाँ दिया हुआ है। हाँ, ये है आपका कृष्य गान, इसे हमें पढ़ना है। तो इसमें से आपको कवि परिचय और पद्य संबंधी जानकारी ये लिखनी है और इसके साथ ही इसमें से जो कठिन शब्द हैं वो आपको लिखने हैं ताकि उसके अर्थ आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको इसमें भी शब्दार्थ दिया हुआ है, तो इसमें थोड़े से शब्दार्थ दिए हैं, शब्द संसार, इसे आपको लिखना है और इसके बाद मैं इस कविता का अर्थ बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं पूरक पठन। तो उस पूरक पठन में पहली कहानी जो है उसे पढ़ते हैं। यह है पूरक पठन। तो पूरा इसमें लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। अब इसमें कवि परिचय है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। ठीक है, अब इसमें से गद्य संबंधी जानकारी, यानी इस पाठ में लेखक क्या समझाना चाहता है कि इसका लेखक का उद्देश्य क्या है इस पाठ के माध्यम से आपको सीख देने का। तो इसमें दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोलभाव नहीं करते, चुपचाप पैसे देते हैं, सामान ले पैसे दे, सामान ले और चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों के से सामान खरीदते हैं तो मोलभाव करते हैं और हमें यह सोच से बचना चाहिए। तो ये दो लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि दूसरी कथा में यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। तो पहली कहानी जो है वो है कि हम बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, तो वहाँ जब सामान खरीदते हैं तो उसका बिल हमारे सामने आता है, बिल देखते हैं, पैसे देते हैं, बाहर निकल आते हैं। वहाँ मोल भाव, ठीक है, वहाँ बार्गिंग जो होती है, मोल भाव हम बिल्कुल नहीं करते हैं, चुपचाप पैसे सामान ले, पैसे दे और वहाँ से निकल आए। लेकिन इसी के उल्टा जब हम फेरी वाले से या रास्ते के किनारे बैठे हुए या सब्जी वाले, फल वाले, जो गरीब किसान अपने फल सब्जियाँ बेचने के लिए बैठते हैं, उनसे जब हम खरीदते हैं तब हम वहाँ मोल भाव करते हैं। ठीक है, तब हम वहाँ मोल भाव करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं और उसके बाद सामान खरीदते हैं। तो इस सोच को हमें बदलना है। तो चाहे हम मॉल में खरीदें, होटल में जाएं या बड़ी दुकानों में जाएं, तो जिस तरह वह सामान लेते हैं वैसे ही हमें यहाँ रास्ते पर बैठे हुए फेरी वाले या सब्जी वाले, फल वाले के साथ जब भी हम सामान लें तो वहाँ भी हमें सोचना है कि मोल भाव करना है या नहीं करना है। किसे ज़्यादा, कौन ज़्यादा मेहनत करता है, कौन ज़्यादा मतलब पसीना बहाता है और उसके हिसाब से उसे उसका मेहनताना मिलना चाहिए। तो हमें ये सोचना है कि जब हम बड़ी दुकानों में विचार नहीं करते पैसे देते समय, तो ये छोटी 10, 20, 50 रुपए की फल सब्जी खरीदते हैं तो वहाँ हम मोल भाव क्यों करते हैं? हमारी सोच ऐसी क्यों है? तो गरीब के साथ ऐसा व्यवहार और अमीर के साथ दूसरा व्यवहार, तो इस व्यवहार को बदलने का दृष्टिकोण यहाँ लेखक ने हमें समझाया है कि हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना है
कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे हम मॉल में जाएं, चाहे हम सब्जी वाले के पास जाएं, तो हमारा व्यवहार दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। तो आज हम पहली कहानी पढ़ते हैं। ओके, दूसरी कहानी में लेखक ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य करते हुए हमें यह समझाया है कि सत्य का पालन करते हुए ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कहानी कंगाल। कंगाल जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वह कहलाता है कंगाल। बिल्कुल जो खाली होता है, ठीक है, जिसके जेब खाली होते हैं, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है, वो कहलाता है कंगाल। तो अब यहाँ हमें इस पाठ में पढ़ना है कि कंगाल किसे कहना चाहिए। तो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रातों में भी लू और उसम से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीज लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए आए। तो बहुत अधिक गर्मी थी। क्या था? बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। दिन अंगारे, अंगारे यानी आग की तरह, जो चूल्हे में जो कोयला लाल रंग का होता है उसे अंगारा कहते हैं। तो वो ऐसा लग रहा था कि धरती भी अंगारे की तरह तप रही है। और रातों में भी लू, रात में भी लू चलती है, नहीं लू यानी गर्म हवाएं चलती हैं। उसम से चैन यानी इतनी अधिक गर्मी है कि हमें कहीं भी चैन नहीं मिलता है। सोचा इस लीज लीजे और घुटन भरे मौसम से, सोचा कि इस लीज लीजे यानी पसीने के कारण हम चिपचिपे हो जाते हैं, हमें कुछ भी समझते हैं, इतना अधिक गर्मी, इतनी अधिक हमें कहीं भी चैन नहीं पड़ता है। और उस समय बहुत अधिक गर्मी आती है। तो इस मौसम से, फिर घुटन भरे मौसम से यानी सांस लेने में भी परेशानी हो रही, हवा ही नहीं चले, दोपहर के समय बिल्कुल हवा नहीं चलती है, इतनी अधिक गर्मी होती है। हम पेपर से, किताबों से अपने लिए हवा करते हैं। तो इन सब से हमें राहत पाने के लिए कुछ दिन हमें कहाँ जाना चाहिए? पहाड़ों पर घूमने जाना चाहिए, हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। और अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। ठीक है, अगले हफ्ते ही पर्वतीय यात्रा हिल स्टेशन पर जाने के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में हम मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पेड़, गर्व से सीना ताने खड़े, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो अगले सप्ताह ही हम पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। और वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा, यानी मन को थोड़ी सी राहत मिलने लगी, अच्छा लगने लगा, ठंडा शीतल सा महसूस होने लगा। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति की जो सुंदरता है, वह हरे भरे पेड़, पर्वत पर्वत भी ऐसे गर्व से सीना ताने खड़े थे, एकदम ऊंचे हरे भरे पर्वत पहाड़, ऐसा लग रहा था कि कोई सिपाही सीना तान के खड़ा है। दीर्घता, दीर्घता यानी उनकी बड़े होने, वो पहाड़ बड़े होने को, खुद बड़े हैं, ऊंचे हैं, तो इस भाव को वे सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर, हरे भरे पौधे, पहाड़, जो उनकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता में, उस हरियाली में, उस शांति में थोड़ा सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने, यानी झरने बोलते हैं, यानी उनकी आवाज़ ही हमें सुनाई देती है और उसी से हम पहचानते हैं कि आसपास कहीं सुंदर सा पानी का झरना है, और उस आवाज़ की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो इस पूरे शांत वातावरण में झरने की जो आवाज़ आती है, वह अपने, यानी मैं यहाँ हूँ, इन पहाड़ों के बीच, पेड़ों के बीच मैं हूँ, यानी वे अपने अस्तित्व का, अपने जीवित होने का प्रूफ देते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं। और यही झरने की आवाज़, पर्वतों की हरियाली, पेड़ों की हरियाली और झरनों का बहना, ये सब मन के बदलाव के लिए पर्याप्त थे, यानी बहुत अधिक थे। इसी से मन हमारा शांत हो गया था, गर्मी से हमें राहत मिल गई थी।
फिर उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। तो एक दिन शाम को जब वे टहलने के लिए, ठीक है, शाम के समय झील के किनारे घूमने के लिए निकल पड़े, तो वहाँ एक भुट्टे वाला आया और वो भुट्टा बेच रहा था। उसने कहा, साहब भुट्टा लेंगे? तो गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो उसने कहा, 5 रुपए का। अब इस परिच्छेद में देखो, ठीक है, सारे विराम चिन्ह किस तरह लगे हुए हैं। ठीक है, पहला वाक्य, उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे, एक सरल सामान्य वाक्य है जिसके अंत में पूर्ण विराम लगा है। फिर एक भुट्टे वाला आया और बोला। अब भुट्टे वाला आया और बोला यानी भुट्टे वाले के बोले हुए वाक्य, साहब भुट्टा लेंगे, वहां से दोहरा अवतरण चिन्ह लग गया। साहब क्या है? साहब। फिर अल्प विराम रुक कर, साहब भुट्टा लेंगे? तब गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। फिर आगे बोला, गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? और उसी में वहाँ लेखक ने पूछ लिया, कितने का है? तो कहा, 5 रुपए का। तो जो बोले गए वाक्य हैं, किसी के भी द्वारा बोले जाए, बोले हुए वाक्यों को जब लिखा जाता है तो उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, कितने का है, प्रश्न पूछा गया है, वह भी दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर ही आया है। तो इस तरह विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। तो क्या 5 रुपए में भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, तुम 3 ले लो। तो वहाँ वह लेखक कहते हैं कि हमारे शहर में तो भुट्टा 3 रुपए में मिलता है, 2 रुपए में मिलता है शहर में, तो तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में नहीं मिलेगा, 5 से कम में नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। फिर हम रहने दो और इसी तरह वह आगे बढ़ गए। आगे जाने में एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार आया उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिझक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। अपनी राह मन अब सुकून अनुभव कर रहा था और उन्होंने कहा कि ठीक है, रहने दो, हमें भुट्टा नहीं चाहिए। और वे आगे बढ़ गए और एकाएक यानी अचानक पैर ठिठक गए, यानी अचानक पैर रुक गए। मन में एक विचार आया कि हमारे जैसे हजारों लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। तो हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, बिना पूछे दाम वहाँ खर्च करते हैं, लेकिन पर गरीब से जब हम 2 रुपए का कोई चीज खरीदते हैं तो उससे हम मोलभाव करते हैं, झिझक करते हैं। कितने कंगाल है, यानी वह बेचने वाला कंगाल नहीं है, बेचने वाला कंगाल नहीं है, हम कंगाल हैं। वह सीधे फिर वहां से उल्टे पाँव यानी रुके थे, वह फिर वापस घूम गए, उस भुट्टे वाले के पास गए, वहां से 4 भुट्टे 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर अपनी राह में आगे बढ़ गए। अब उनके मन को बहुत सुकून यानी समाधान मिल रहा था। तो ये पहली कहानी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, पहली कहानी यहाँ खत्म हो गई। आपको करना क्या है कि अ, मैंने कविता का तो होमवर्क दिया है, ठीक है, तो उसके पहले या उसके बाद में, ठीक है, इस पाठ का भी आपको क्या करना है, कवि परिचय लिखना है और गद्य संबंधी जानकारी लिखनी है। और इसके साथ जो किसान है, उस किसान विषय पर आपको क्या करना है, निबंध की कॉपी में निबंध
लिखना है। अब इसमें किसान की आत्मकथा आ सकती है, या भारतीय किसान ये आ सकता है, या आपका भारत एक आत्मनिर्भर देश है तो उसका मूल कारण क्या है, भारतीय किसान। तो इस तरह आप किसान पर आपको निबंध लिखना है। और जो निबंध पाठ से रिलेटेड है, जो निबंध पाठ से जुड़े हुए हैं, वे निबंध एग्जाम में आने की पूरी गारंटी होती है। तो जो किसान से जुड़े हुए निबंध हैं अलग अलग प्रकार के, आपके पास 7वीं किताब हो, 8वीं किताब हो, या 10वीं किताब हो, या आप नेट से सर्च करके लिख रहे हैं। नेट पर क्या होता है, अशुद्ध लेखन होता है, तो उसे शुद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह आपको अलग अलग प्रकार का रोज एक निबंध लिखना है किसान का। ठीक है, किसान से जुड़े हुए जो निबंध हैं तो वो रोज एक एक निबंध आपको लिखना है। तो इसमें किसान की आत्मकथा, किसान, भारतीय किसान, या भारत की आत्मनिर्भरता में किसान का महत्व, इस तरह आप 2-3 प्रकार के निबंध आपको रोज एक निबंध निबंध की कॉपी में लिखना है। पाठ से रिलेटेड होने के कारण यह एग्जाम में आने की पूरी गारंटी होती है। तो इसलिए अब ये दोनों पार्ट से जुड़ा हुआ है, इस कंगाल यानी पूरक पठन से भी जुड़ा हुआ है, और कृषक गान उस कविता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए किसान का निबंध लिखना आवश्यक है। उसमें मुद्दे सहित आप लिखिए, हेडिंग सुंदर दीजिए, प्रस्तावना कीजिए, मध्य लिखिए और उसका अंत। तो इस तरह कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ में आपका निबंध होना चाहिए। विषय के अनुसार परिच्छेद आपको बदलना है। इसके पहले जो मैंने आपको पत्र लेखन, कहानी लेखन और विज्ञापन लेखन जो पढ़ाया है, ठीक है, इसका भी आपको, अब किसान का एक निबंध लिखते हैं, फिर आप एक विज्ञापन लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, फिर किसान का निबंध लिख सकते हैं, पत्र लेखन कर सकते हैं। तो ये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रोज का शुद्ध लेखन शुद्ध लेखन यानी निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, यानी कहने का मतलब है कि रोज रचना विभाग का या उपयोजित लेखन का एक मुद्दा आपको लिखना है। साथ ही आपको जो मैंने कविता के शब्दार्थ लिखने के लिए कहा है, पुस्तक में जो शब्दार्थ दिए हैं ये भी आप लिख सकते हैं। आपके पास और कोई दूसरी किताब हो तो उसमें से शब्दार्थ लिख सकते हैं। और जो कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ आपको नहीं मालूम है, वो शब्द लिखकर भी आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, तो मैं उनके अर्थ कविता में बताऊंगी, या मैं भी उसकी फ़ोटो भेज सकती हूँ। तो व्हाट्सएप पर आप मुझे उसके कठिन शब्दों के अर्थ पूछ सकते हैं। तो ये आपको करना है कि कविता के शब्दार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। और इस पूरक पठन के बाद मैं दोनों कविताएं आपको पढ़ाऊंगी। तो इस तरह ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई है। तो इसका यह वीडियो जो है आज का समाप्त हुआ। छोटा सा है, छोटी सी कहानी है, इसलिए छोटा सा वीडियो है। इसके साथ हमें कविता का जो मैंने काम बताया है उस काम को पूरा करना है। निबंध भी किसान का जो बताया है वह 1 हफ्ते में रचना विभाग में पत्र, कहानी, निबंध और आंकलन ये आपको लिखना है। रोज एक एक मुद्दा लिखना है। आप विज्ञापन के साथ, विज्ञापन छोटा है तो विज्ञापन के साथ आप आंकलन, प्रश्न निर्मिति का जो प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।